नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 25 अगस्त और आज के द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे हम लोग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी हैं। तो अफ्रीका के बारे में जो है पहला आर्टिकल है कि अफ्रीका, अभी देखिए अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस समय 15वां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। साथ ही साथ में इंडिया जो है वो G20 को होस्ट भी कर रहा है। और आपको पता होगा कि दुनिया में जो वैश्विक व्यवस्था है, देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो देशों की स्थिति को लेकर के तीन हिस्से जो है काफ़ी लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भी दुनिया द्विध्रुवी थी। फिर द्विध्रुवी दुनिया के बाद में विश्व जो सारे देश हैं विश्व के, उन्होंने बहुध्रुवी व्यवस्था बनाने की ओर जो है प्रयास किया, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड को जो है समर्थन देने का प्रयास किया। और दो ध्रुवीय व्यवस्था में भी एक तीसरा ध्रुव जो है हमेशा रहा है, जिनकी आवाज़ उतनी ज़्यादा मुखर नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर के या फिर अपनी जो विकास की स्थिति है, उस अपनी विकास की स्थिति में पिछड़े पायदान पर होने के कारण उन देशों की आवाज़ जो है कभी मुखर रूप से वैश्विक मंच पर सामने नहीं आ पाई है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का आप परिदृश्य देखेंगे तो जब भारत आज़ाद हुआ या फिर जो है 5 देशों ने मिलकर के नॉन अलाइन मूवमेंट के द्वारा जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, उसमें कुछ ऐसे देश शामिल थे जिन्होंने ना तो यूएसएसआर के पक्ष को शामिल किया, सेंटो मीन्स उन्होंने एग्रीमेंट किया था, सेंटो जैसे इनका नाटो था पश्चिमी देशों का, तो वैसे ही जो है यूएसएसआर ने जो है सेंटो बना रखा था। तो सेंटो में भी शामिल नहीं हो रहे थे, नाटो में भी शामिल नहीं हो रहे थे। तो ऐसे देशों ने जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया और वो तीसरे धड़े के रूप में हमेशा, मीन्स तीसरे पक्ष के रूप में हमेशा उपस्थित रहे। और धीरे धीरे करके जो है पहले उनको कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, फिर उनको तीसरी दुनिया का देश कहने मतलब कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं है, तो फिर तीसरी दुनिया के देश की जगह उनको जो है कम विकसित देश कहा जाने लगा। फिर जो है बाद में ये मामला आया कि कम विकसित कहना भी इनको ठीक नहीं है, अल्प विकसित कहना भी ठीक नहीं। तो अभी कुल मिलाकर के एक तरह से उन देशों को ग्लोबल साउथ के नाम से बोला जाता है। ग्लोबल साउथ के नाम से बोला जाता है का मतलब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है इसका मतलब कि सारे जो है वो सदर्न हेमीस्फीयर में ही है, ग्लोब के नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में भी आपको जो है ऐसे कंट्रीज मिल सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ के नाम से ऐसे न्यून विकास वाले देशों को कलेक्टिवली जो है संबोधित किया जाता है, सामूहिक रूप से संबोधित किया जाता है ग्लोबल साउथ के नाम से। तो उनकी आवाज़ को उठाने का जो श्रेय है, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट जिस समय स्थापित किया गया था, तो उस समय 5 देशों ने, जैसे भारत था, मिस्र था, यूगोस्लाविया था, तो इस तरीके से इन देशों ने जो है इनकी आवाज़ को वैश्विक मंच प्रदान करने का काम किया। और वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि जहाँ भी भारत किसी संगठन में उपस्थित है, यानी जो बहुपक्षीय संगठन होते हैं, जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में जो बनी हुई हैं, उनमें भारत अगर कहीं सदस्य है तो भारत समय समय पर ग्लोबल साउथ के लोगों से रिलेटेड मुद्दे उठाता रहता है। साथ ही साथ में जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह की संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर यूनाइटेड नेशंस में उनकी बात सुने जाने का मामला हो, तो वहाँ भी धीरे धीरे करके दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि पश्चिमी देशों का प्रभुत्व जो है उन संस्थाओं में भी दिखाई देता है। या फिर जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इन सारी जगहों पर जो है पश्चिमी देशों का प्रभुत्व ही नज़र आता है। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ के देश जो है वो धीरे धीरे अपने लिए दूसरे विकल्प के तौर पर दूसरी संस्थाओं की ओर देख रहे हैं। और ऐसे में जो महत्वपूर्ण 2 संस्थाएं इस समय चर्चा में आ रही हैं, उसका कारण ये है कि दोनों, जैसे ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की मीटिंग 2019 के बाद पहली बार जो है फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हो रही है और भारत इस समय G20 को होस्ट कर रहा है। तो G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जो दुनिया को एक तरीके से संचालित करने का काम करते हैं। मीन्स नियर अबाउट 85% ऑफ GDP जो है ग्लोबल GDP का 85% नियर अबाउट जो है वो कवर करता है G20। तो G20 में अब चूंकि भारत ही होस्ट कर रहा है तो भारत ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेकर के आएगा। तो उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के लिए जो है क्या बेहतर कदम उठाए जाने का प्रण ले सकते हैं, तय कर सकते हैं सारे G20 के देश। इसके अलावा ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर के जो बात होती है, तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ को शामिल किए जाने की पहल जो है वो भारत अपनी तरफ से करता आ रहा है। तो इस तरीके से अफ्रीका में देखिए लगभग 55 के आसपास देश हैं। तो ये 55 देश जो हैं इन्होंने अपना अफ्रीकन यूनियन बना रखा है और अफ्रीकन यूनियन के 55 देश जो हैं वो भी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में
इनवाइट भी किया गया उनको साउथ अफ्रीका के द्वारा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सबमिट हो रहा है। तो एक बार हम लोग जो है थोड़ा अफ्रीका का मैप देख लेते हैं पहले। एक बार देखिए आप ज़रा ऊपर से अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं। तो ख़ास तौर से अभी साहेल रीजन के बारे में बात होगी। साहेल रीजन के बारे में बात इसलिए होगी क्योंकि साहेल रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो आपकी शासन को लेकर के अव्यवस्थित दौर से गुजरने वाला क्षेत्र है अफ्रीका का। तो शासन को लेकर के जो अव्यवस्थितता या फिर जो गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जो नियंत्रण के बाहर स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, कहीं जो है आपसी गुटों में संघर्ष है, कहीं जो है सैन्य सत्ता में तख्ता पलट कर देती है लोकतांत्रिक सत्ता का, और इस कारण से आपसी देशों में भी कई बार जो है विवाद दिखाई देता है। और इवन इस चक्कर में आप देखेंगे कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी बना रखी हैं, जैसे अभी जो है नाइजर में जब तख्ता पलट हुआ अफ्रीका में, तो नाइजर में तख्ता पलट को लेकर के वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोवास नाम की। तो उस इकोवास नाम की ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी देश जो है सदस्य हैं, और इकोवास ने जब बोला कि हम आपके खिलाफ़ जो है कार्यवाही करेंगे, तो हुआ क्या कि साहेल रीजन के कुछ देश ऐसे हैं जो नाइजर के पक्ष में खड़े हो गए, यानी सैन्य तख्ता पलट जो किया गया है नाइजर में उसके पक्ष में खड़े हो गए कि अगर नाइजर के खिलाफ़ किसी ने सैन्य कार्यवाही की तो हम इसको जो है अपने खिलाफ़ कार्रवाई समझेंगे, और इकट्ठा जो है एकत्र होकर हम लोग जो है इकोवास के ही विरुद्ध लड़ जाएंगे। तो इस तरीके के बड़े बड़े मैटर्स जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑर्डर भी डिस्टर्ब होने लगता है कई बार। फिलहाल आप जो है एक बार देख लीजिए जो बड़े बड़े देश आपको दिख रहे होंगे। तो ऊपर से आप देखेंगे अफ्रीका में मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है। लीबिया में इस समय देखिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। एक्चुअली क्या अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में संघर्ष को लेकर के इस समय जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो वो अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहाँ लगातार संघर्ष चल रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे लीबिया है, तो लीबिया में जो है संघर्ष अच्छा खासा चल रहा है। वहाँ पर जो है दो गुट हैं, एक स्थानीय सेना है और एक और भी जो है वहाँ की सरकारी सेना, तो दोनों के बीच में जो है लड़ाई चल रही है। तो लीबिया को आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंट्री है लीबिया का। आप देख रहे होंगे एक तरफ टूनीशिया के साथ सीमा है, अल्जीरिया के साथ सीमा है, नीचे नाइजर के साथ है, फिर चाड के साथ है। सूडान जो है, सूडान में भी आंतरिक संघर्ष की स्थिति है, तो सूडान में भी संघर्ष चल रहा है। आप देखिए सूडान के बाद ऊपर इजिप्ट है। इजिप्ट की यात्रा अभी कुछ समय पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने की थी, तो उस समय हम लोगों ने इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था इस मैटर को। इसके अलावा आप देख सकते हैं इरिट्रिया और जिबूती, इरिट्रिया जिबूती वो तो ठीक है, लेकिन इरिट्रिया और जिबूती के बगल में आप देख रहे होंगे सोमालिया। तो थोड़ा सा ध्यान टिकाना पड़ेगा आपको इसके ऊपर, क्योंकि हम इस पर पैन वगैरह नहीं चला सकते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है नुकीला निकला हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 देश आपको दिख रहे हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इसमें डी जो है वो साइलेंट है, और सोमालिया। तो इरिट्रिया और सोमालिया में जो यूएई है उसने अपने बेस बना रखे हैं, सैन्य बेस बना लिए हैं, जिसकी वजह से जो है ये रेड सी वाला जो एरिया है और स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब है, या यहीं पर जो है आप देख रहे होंगे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बगल में छोटे छोटे से आइलैंड से दिख रहे हैं, सोकोत्रा आइलैंड बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे यूएई ने कब्जा कर रखा है। देखिए लगातार अगर आप एडिटोरियल डिस्कशंस जो है सुनते आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेट होती चली जाती हैं। तो लगातार डिस्कशन सुनना जो है वो आप आदत डालिए धीरे धीरे करके, ताकि आपको जो है एक विज़न डेवलप हो पाए। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ सुनते चले आ रहे हैं तो ये आपके लिए जो है अच्छा ही है, और अपने आप से भी जो है प्रयास करते रहिए। तो आप देखेंगे अफ्रीका के देशों में हम लोग बात कर रहे थे, सूडान तक आ गए थे। सूडान के नीचे वाली ये जो बेल्ट है, यानी आप देखेंगे तो माली, नाइजर, चाड, सूडान और इरिट्रिया, और सबसे लास्ट में आप देखिए पश्चिम की तरफ जाकर के अगर आप देखेंगे तो मॉरिटानिया। इसके नीचे के ये जो देश हैं जितने भी, जैसे सेनेगल, गिनी बिसाऊ, गिनी, बुर्किना फासो, घाना, बेनिन, टोगो, नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, तो ये वाला रीजन जो है ये साहेल का रीजन है। अगर साहेल का रीजन ये मरुस्थलीय क्षेत्र है अफ्रीका का, तो देखिए अफ्रीका यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से जो है तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं, जो ग्लोब का विभाजन किया गया, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, जिसमें 3 प्रमुख रेखाएं हैं सूर्य की गति के अनुसार जिनका निर्धारण किया गया है। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। तो ये साहेल वाला जो रीजन है ये विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर में पड़ता है। विषुवत रेखा जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होकर के गुजरती है। इसको भी आप लोगों को देखना चाहिए कि अफ्रीका के कौन कौन से देशों से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो कुल मिलाकर के ये आप देश देख रहे होंगे। इसके बाद नीचे आप और देश देख सकते हैं,
बाकी जो अरब प्रायद्वीप है इसके भी देश आप देख सकते हैं, जैसे अरब इजराइल का मैटर है, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इनमें भी जो है अब जैसे सऊदी अरब ईरान की बातचीत चल रही, तो सारे देशों को आप एक बार जो है पॉज करके गौर से इस मैप को देखिएगा। अभी केप वर्डे में जो है एक नाव उलट गई थी, तो ये केप वर्डे आप देख रहे होंगे मॉरिटानिया के बगल में, एकदम पश्चिम की तरफ में ही देखेंगे आप, समुद्र के अंदर। मीन्स आप सबसे बाईं तरफ अगर देखेंगे मैप में, तो बाईं तरफ में आपको जो है केवल वही केप वर्डे अलग से नाम दिख जाएगा। यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले नाव पलट गई, उसमें कई सारे लोग मर गए। ठीक है, तो इस तरीके समाचारों में जो भी स्थान चर्चा में रहते हैं आपको जो है मैप में देखते रहना चाहिए। फिलहाल जो समिट चल रहा है वो चल रहा है साउथ अफ्रीका में, सबसे लास्ट में नीचे अफ्रीका में देखिए आप, और साउथ अफ्रीका के अंदर भी आप देख रहे होंगे एक शानदार अफ्रीका के मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक देश है ये लेसोथो। ठीक है, तो लेसोथो देश है और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है ब्रिक्स समिट इस समय चल रहा है। तो फिलहाल जो है आज का जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि अफ्रीका के जो देश हैं, ये अफ्रीका के देश किस तरीके से दुनिया के सामने अपनी डिमांड रख रहे हैं, और जो डिमांड रख रहे हैं उस डिमांड को लेकर के भारत के पास क्या अवसर है और क्यों है ऐसा अवसर। तो ये चीज़ जो है समझने की है। फिलहाल हम लोग जो है आर्टिकल को अपना डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने पहले एक बार जो है आपको साहिल क्षेत्र भी दिखा देते हैं। आप देखिए ज़रा सा साहिल क्षेत्र, ये है साहिल क्षेत्र का मैप। देखिए साहिल क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा मॉरिटानिया है, माली है, तो मॉरिटानिया की राजधानी आप देख रहे होंगे नौवादिबू, उसके बाद में माली की राजधानी टिम्बकटू, नाइजर है, नाइजर के बाद में आप देख रहे होंगे चाड के बाद में सूडान की राजधानी जो है खार्तूम है, और ये शहर जो ओमदुर्मान शहर दिख रहा है इसी में जो है संघर्ष चल रहा है यहाँ सूडान में भी, खार्तूम और ओमदुर्मान दोनों में। ठीक है, तो ये जो है ये साहिल का रीजन है, ये साहिल रीजन में स्थित देश हैं। और नीचे के देश जो नहीं दिख रहे हैं आपको, तो इनका भी मीन्स पूरी तरीके से साहिल क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं, पर इनके भी जो उत्तरी हिस्से हैं वो एक तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र ही हैं, तो ये भी जो है वहाँ पर शामिल रहते हैं। अब हम लोग जो है चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ आगे। तो राइटर ने यहाँ से स्टार्ट किया है कि ये जो अफ्रीका के देश हैं लाइक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का मतलब ये है कि मतलब आपने देखा होगा ना कि मकान मालिक जो है मकान बना देते हैं, किराए पर उठा देते हैं, अब खुद किसी और घर में रहते हैं, तो टाइम पे आते हैं किराया मांगने। तो वही कंडीशन जो है अफ्रीका के देशों की दुनिया को लेकर के है कि जैसे अब कहते हैं ना कि भाई दुनिया में हमारा भी हक है, तो हमारा हक हमको दो, तो वो स्थिति है। उस स्थिति में लाइक एन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो है अफ्रीका के देश अपनी डिमांड्स उठाते रहते हैं, और डिमांड्स उठाने के लिए जो है बड़े बड़े जो मंच हैं जैसे ब्रिक्स है या G20 है या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, यहाँ पर जो है वो अपनी डिमांड्स उठाते हैं। और कुल मिला के अफ्रीका कहते हैं कि लगभग जो है 54 देश हैं, और ये 54 देश जो हैं वो ग्लोबल साउथ का 1/4 हैं। अभी ग्लोबल साउथ में कितने देश हैं आप समझ गए होंगे कि जब ये डिमांड उठाते हैं तो कितने महत्वपूर्ण है, मीन्स इतना कम भी नहीं है कि इनको इग्नोर किया जा सके। फिर भी आप सोचिए कि दुनिया ने अभी आज तक इनको मीन्स वो स्थान नहीं दिया है वैश्विक राजनीति में या वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में जो इन्हें मिलना चाहिए। और उल्टा जो छोटे देश हैं, आपको पता है चूँकि बहुत से विचारक ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि समय ज़रूर बदला है। मीन्स जो कॉलोनियल कल्चर था, जो उपनिवेश बनाने की संस्कृति थी, तो उपनिवेश बनाने की संस्कृति मीन्स राजनीतिक तौर पर तो उपनिवेश कोई किसी का नहीं रह गया है, लेकिन अब जो है आर्थिक तौर पर उपनिवेश बनाने का चलन चल गया है। तो जो देश जितना छोटा है उसे आर्थिक उपनिवेश बनाना उतना ही आसान है। तो जो बड़े देश हैं उनसे छोटे देशों को हमेशा ही खतरा रहता है कि वो किसी दूसरे बड़े देश के किसी शक्ति के वैश्विक शक्ति के आर्थिक उपनिवेश ना बन जाएं। तो ये इस तरह की कई सारी चिंताएं जो है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के साथ में रहती हैं। फ़िलहाल ये अपना जो है हिस्सा मांग रहे हैं, और हिस्सा मांग रहे हैं तो ये अपना मतलब प्रतिनिधित्व चाहते हैं हर जगह बराबर जैसा होना चाहिए इनका। और ये ख़ास तौर से G20 और ब्रिक्स में इस समय जो है डिमांड इन्होंने उठा रखी है। तो इस चीज़ को लेकर के ऑथर कहते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और किन की वजह से ये डिमांड जो है पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये देखिए, तो इन पॉइंट से ये समझ में आएगा कि अफ्रीका के देशों की वर्तमान समय में स्थिति है क्या। ऑथर जो राइटर हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है, और ये जो है मांग रहे हैं तो इनको शामिल तो किया जाएगा, लेकिन ये खुद इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं कि ये अपनी समस्याओं को किसी तरह से सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जो है
कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं संगठनों के सामने कि इन्हें आखिरकार जो है किस तरीके से जगह दी जाए, क्योंकि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिस्टेबलाइज करने का काम कर सकते हैं जितने ज़्यादा आंतरिक प्रशासन में इनके यहाँ गड़बड़ियाँ हैं। तो अब देखिए पॉइंट्स में कैसा बताने की कोशिश करते हैं कि जो साहिल रीजन है अफ्रीका का, तो इस साहिल रीजन में इस समय जो है बहुत सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट में हैं, यानी अस्तित्व में हैं, जैसे मिसगवर्नेंस, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, या फिर जो ट्राइब्स हैं उनकी डोमिनेंस, या फिर करप्शन। ये सारी चीज़ें जो है साहिल रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे भी हम लोगों ने देश देखे थे जो उनमें। इसके अलावा अगर जो नए कुछ और समस्याएं निकल के आती हैं तो वो क्या है, एक तो जो इस्लामिक टेरर का पॉइंट है, इसके अलावा अंतर्जातीय संघर्ष है। अंतर्जातीय संघर्ष के अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी कई सारे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा समाचारों में कि पीने का पानी तक जो है अफ्रीका के कुछ देशों में नहीं है, और ये उन देशों की हालत है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। जैसे लीबिया में अभी कुछ दिनों पहले जो है समुद्र के किनारे शरणार्थी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई बोट मिल जाए तो भूमध्य सागर पार करके यूरोप में जा करके किसी देश में शरण ले लें। तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने लीबिया को कुछ आर्थिक सहायता दी कि भैया इन्हें वहीं इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दो, यहाँ शरणार्थी के तौर पे इनको मत भेज देना। तो कुल मिला करके इस तरीके से इस्लामिक टेरर से रिलेटेड पॉइंट हो, या फिर अंतर्जातीय संघर्ष, इंटर ट्राइबल स्क्रमेज, क्लाइमेट चेंज, फूड इन्फ्लेशन, अर्बनाइजेशन एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस तरीके की समस्या, जब पहले तो मिस गवर्नेंस, अनप्लान डेवलपमेंट और रूलिंग ट्राइब्स का डोमिनेंस, करप्शन, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, उस पर एक तरीके से ये इस्लामिक टेरर, इंटर ट्राइबल स्क्रमेज, ये सारी चीज़ें जब शामिल होती हैं तो जो सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक है अफ्रीका के रीजन का, वो और ज़्यादा जो है वो तनावपूर्ण दिखाई देता है और ज़्यादा गड़बड़ी फैली नज़र आती है। अगर पीछे जो मिलिट्री इंटरवेंशंस की बात करिए आप, इसके अलावा जैसे जो महाशक्तियाँ हैं या बड़े देश जो हैं, जैसे फ्रांस है, यूएस है, रशिया का वैगनर ग्रुप है, तो इन्होंने जो अफ्रीका में मिलिटेंसी चलती है देशों के अंदर, उन मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए इंटरफेयर किया भी था। तो मिलिट्री इंटरवेंशन जो है किए, इसकी वजह से एक और जो है प्रॉब्लम का एक अनदर पार्ट जो है उभर कर सामने आता है। और ये जो इंटरवेंशन किए गए हैं, इनके बावजूद वहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई देती हैं कि जो डिक्टेटरशिप्स है, तानाशाही है कई सारे देशों में, वो अभी भी यहाँ ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो मिलिट्री इंटरवेंशन किया है इन देशों ने, तो इन देशों ने मिलिट्री इंटरवेंशन करके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को कहीं ना कहीं सर्व करने का प्रयास किया है, ताकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है सर्व होते रहें। और इसके लिए अगर उन्हें कहीं तानाशाही को भी सपोर्ट करना पड़ा है तो उन्होंने जो है तानाशाही को भी सपोर्ट किया। मींस पावर में डिक्टेटरशिप जो है वो बनी रहे किसी तरीके से, इसको भी उन्होंने जो है सपोर्ट किया। जैसे उदाहरण देते हैं कि नाइजर जो है यूरेनियम का काफ़ी बड़ा निर्यातक है। यूरोपियन यूनियन को जो है आप समझिए कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाद में सबसे ज़्यादा वो यूरेनियम का निर्यात करने वाला देश था ये। तो नाइजर से यूरेनियम मिलता हो, या फिर जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से सोना मिलने की बात हो, या लीबिया से तेल मिलने की बात हो, तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कहीं ना कहीं वो मिलिट्री इंटरवेंशन दिखाई देते हैं। अगर डिक्टेटरशिप भी बनाए रखनी पड़ी तो इन लोगों ने वहाँ बना करके रखी है। अगले पॉइंट में बोलते हैं कि जो पिछला दशक रहा है, तो पिछले दशक में देखा जैसे इजिप्ट है, बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, तो इसमें जो है जनरल्स के शासन यानी सैन्य तख्तापलट किसी न किसी तरीके से कर दिया गया है। इसके अलावा लीबिया और सूडान जैसे देशों में जो है आंतरिक संघर्ष नज़र आ रहा है सुपरमेसी के लिए। सेना ही खुद आपस में दो धड़ों में बट गई है और उसमें भी लड़ाई चल रही कि हमारे देश में हमारा कब्जा रहेगा या तुम्हारा कब्जा रहेगा। तो लीबिया सूडान की ये स्थिति है। इसके अलावा आगे बोलते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इन कंट्रीज़ में, वो वास्तव में वीक और इनकैपेबल हैं। क्योंकि जो वहाँ पर इस्लामिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं या फिर जो ट्राइबलिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको डील नहीं कर पा रहे हैं, इतने कमज़ोर हैं ये इनके सैन्य संगठन। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन देशों की, तो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर एक तरीके से
प्रतिबद्धता की कमी दिखाई देती है तो वो भी जो है और कमज़ोर बना देती है। जो अगर प्रयास करता भी है कोई देश इस प्रकार के संघर्षों से पार पाने में, तो उसको भी जो है ये उस प्रयास को भी कमज़ोर कर देते हैं। कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि जो जनरल्स का शासन वापस आया है जिन देशों में, यानी जहाँ सैन्य तख्तापलट हुआ है, उसके कारण जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कारण हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका में जो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं, पॉलिटिकल एलाइट्स का मतलब ये कि जो अपने आप को, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स में जो कंट्रीज ऐसे हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में वो दूसरों से अपने आप को थोड़ा बेटर मानते हैं, जैसे इकोवास संस्था जो है वहाँ पर, तो ये इकोवास संस्था के देश अपने आप को थोड़ा दूसरों से उन्नत मानते हैं। तो ये पॉलिटिकल एलाइट ग्रुप जो है वो उसने प्रयास किया किस चीज़ का, तो ये बोनापार्टिज्म का जो जिन निकल के आया है इसको वापस बोतल में बंद करने का। बोनापार्टिज्म का जिन का मतलब आप समझिए थोड़ा सा। बोनापार्टिज्म का जिन मतलब ये है कि आप देख रहे होंगे कि हर कोई जो है सैन्य तख्तापलट कर रहा है, और सैन्य तख्तापलट करने के बाद में फिर अगर सैन्य तख्तापलट करने वालों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करने की बात करता है तो उससे भी लड़ने की बात करने लगते हैं कलेक्टिवली वो भी। तो ये जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट की रणनीतियों से मेल खाता है, तो इसलिए इसको बोला है राइटर ने कि बोनापार्टिज्म के जिन्न को वापस बोतल में बंद करने का अगर प्रयास करते हैं तो उसको भी नहीं किया जा पा रहा है। कुल मिलाकर के जो सुधार के प्रयास कुछ भी अगर कोई करना चाहता है तो वो भी वहाँ पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा पा रहे हैं। कहने का ओवरऑल राइटर का मतलब ये है कि हर तरह से, चाहे जो है विदेशों से वहाँ पे हस्तक्षेप किया जा रहा हो मिलिट्री के लेवल पर, चाहे आपस में वो किसी तरीके से कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, या फिर जो है कंट्री खुद अपने इंटरनल लेवल पर जो है स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हो, हर तरीके के शांति स्थापित करने के प्रयास, एक स्थिर शासन स्थापित करने के प्रयास विफल ही नज़र आते हैं। जैसे ये इकोवास वाले प्रयास में जो है माली और बुर्किना फासो ने जो है बोल दिया कि अगर नाइजर के यहाँ किसी ने जो है हस्तक्षेप किया तो फिर मिल के लड़ेंगे। अब इस स्थिति में होता क्या है, तो इस स्थिति में कहते हैं अगला इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल सपोर्ट बेस जो है वो अफ्रीका का पूरी तरीके से ख़त्म हो चला है। कोई जो है अफ्रीका को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि चाइना जो एक है उसका इंटरेस्ट था अफ्रीका में, तो लेकिन चाइना अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और इन्वेस्टर दोनों है। इसके बाद भी अब चाइना की जो इकोनॉमी है वो खुद स्लो डाउन हो रही है, उसका जो ट्रेड है वो गिर रहा है। तो फिर अफ्रीकन कमोडिटीज़ जो हैं, तो अफ्रीकन कमोडिटीज़ के ट्रेड में धीरे धीरे करके उसका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, या फिर जो है उस तरीके से जो है अपने ट्रेड को कंसिस्टेंसी के साथ चाइना नहीं कर पा रहा है। तो अफ्रीका के देशों के लिए ये भी समस्या है। इसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी वजह से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर धीरे धीरे करके ऋण चढ़ता जा रहा है वो अनसस्टेनेबल लेवल्स तक पहुंच गया है, और ये अनसस्टेनेबल लेवल्स तक पहुंचा हुआ ऋण जो है वो भी उसकी वजह से चाइना ने कुछ जो एसेट्स हैं कंट्रीज़ की उनको धीरे धीरे करके एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, यानी उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। रशिया की बात करते हैं कि रशिया ने अपने वैगनर ग्रुप को शॉर्टकट फॉर सिक्योरिटी के तौर पर जो है वहाँ पर इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अब वर्तमान समय में उसको लेकर भी सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है, और रशिया इस समय खुद जो है वो पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंधों के साथ में जूझ रहा है। और अभी एक जुलाई में समिट ऑर्गेनाइज किया था रशिया ने, तो कहते हैं कि वहाँ भी अफ्रीकन देशों की उपस्थिति जो है कोई ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं दिखाई दी, हल्के फुल्के मतलब मीन्स कम उपस्थिति रही वहाँ पर। इसके अलावा अगर फ्रांस की, यूनाइटेड किंगडम की और जो अन्य औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो इनकी अगर बात करें तो ये लगातार अफ्रीका के बेल्ट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनका इकोनॉमिक डाउनटर्न है, यानी जो कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो उनकी अस्थिरता है, तो आर्थिक रूप से जो गिरावट है, अस्थिरता है, उसकी तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप का ध्यान केवल इस बात पे है कि अफ्रीका से किसी भी तरीके से कोई शरणार्थी जो है हमारे यहाँ
ना आ जाए। कुल मिलाकर के जो है इलीगल माइग्रेशन को रोकने के प्रयास में यूरोप लगा रहता है। तो कहते हैं कि ये जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, इस वरीइंग बैकड्रॉप में 15वां समिट जो है वहाँ पर 23-24 अगस्त को हो रहा है। उस पर जो उसकी थीम रख रखी है ब्रिक्स एंड अफ्रीका। तो अब आप समझ रहे होंगे, अफ्रीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अफ्रीका मतलब क्या। तो ब्रिक्स और अफ्रीका थीम रखी हुई है, और उसके आगे और भी काफ़ी भारी भारी शब्द हैं थीम में। अभी हम लोगों ने जब 15वें ब्रिक्स समिट के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था एक्सीलरेटिंग द मल्टीलेटरल, इस तरीके से कई सारे भारी भारी शब्द उन्होंने रखे हैं। तो अफ्रीका के साथ वास्तव में उन भारी शब्दों को लेकर के संबंध स्थापित करना अपने आप में काफ़ी चुनौती भरा है। लेकिन एक बात आप यही समझिए कि राइटर इसी चुनौती भरी चीज़ को भारत के लिए एक अवसर के तौर पर देखते हैं, और यही कहते हैं कि ब्रिक्स समिट के अलावा भारत अभी जो है इस समय 18th G20 समिट को होस्ट कर रहा है, और वहाँ पर भी अफ्रीका जो है एज ए फोकस मामले में उठेगा। क्योंकि देखिए अफ्रीका छोटा मोटा नहीं, अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल साउथ है, तो वहाँ पर भी जो है अफ्रीका के रिप्रेजेंटेशन का मामला ऊपर आएगा ही। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात हो, वहाँ भी अभी होने वाली है UNGA की मीटिंग, तो उसमें भी ये मामला जो है वो उठ करके आएगा ही। यानी विश्व की जो अंतरात्मा उसको झकझोरने का प्रयास ये लोग करेंगे। अब राइटर जो है भारत की बात करते हैं कि भारत के अफ्रीका के साथ कैसे संबंध हैं। अब देखिए भारत के अफ्रीका के साथ वास्तव में बहुत गहरे संबंध हैं। दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी ने अपना जो है काफ़ी समय दक्षिण अफ्रीका में गुजारा, यानी अफ्रीका में गुजारा, और इसकी वजह से जो संबंध हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। किस तरीके से बेहतर हैं आप देखिए, तो भारत के अफ्रीका के साथ संबंध जो है वो डीप भी हैं, डाइवर्स भी हैं, और हारमोनियस सौहार्द संबंध हैं। और ऐसा नहीं है, गहरे भी हैं और विविध हैं संबंध। मीन्स का काफ़ी तरह के मीन्स सॉफ्ट संबंध भी हैं, ट्रेड रिलेशन भी है, कल्चरल रिलेशन भी है। मीन्स हर आयाम जो भी हो सकता है संबंधों का, उन सारे आयामों में कुछ ना कुछ संबंध भारत के साथ हैं। तो कुल मिलाकर के संबंधों को एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। राइटर कहते हैं कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह से लेकर के UN के पीस कीपिंग रोल में भारत की भूमिका तक, संबंधों में हर जगह कहीं ना कहीं भारत जो है अफ्रीका के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि वर्तमान समय में अफ्रीका के देशों से तेल का आयात जो है भारत ने थोड़ा कम किया हुआ है, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा कम बेचा है। लेकिन फिर भी 2022-23 में भारत अफ्रीका का जो व्यापार है वो $98 बिलियन तक पहुंच गया है। और इसके अलावा भारत का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो अदर सोशियो इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स हैं, मीन सामाजिक आर्थिक और भी जहाँ पर भी इंगेजमेंट्स हैं भारत के, तो अफ्रीका जो है जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ केयर हो, टेलीकॉम हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, या इसके अलावा और कोई टेक्नोलॉजी हो, या एग्रीकल्चर का रिलेटेड फील्ड हो, तो संबंध जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत और दृढ़ हैं सारे क्षेत्रों में। और इंडिया जो है वो अफ्रीका का 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, मींस 5वां सबसे बड़ा जो है निवेशक है। और इसके अलावा $12.37 बिलियन के कंसेशनल लोन्स भी दे रखे हैं भारत ने। कंसेशनल लोन्स का मतलब मीन्स बहुत कम ब्याज दरों पे दे रखे होंगे, या फिर जो है और कोई तरीका जैसे क्रेडिट लाइन के थ्रू जो है दे रखे होंगे। तो इस तरीके से कई सारे कंसेशनल लोन्स भी $12.37 बिलियन कीमत के दिए हुए हैं। साथ ही साथ 5वां सबसे बड़ा निवेशक भी है। इसके अलावा 197 प्रोजेक्ट्स भी वहाँ लगाए हुए हैं। 42,000 स्कॉलरशिप्स भी जो है भारत ने प्रोवाइड की हैं 2015 से अभी तक। इसके अलावा भारतीय मूल के 30 लाख लोग जो है अफ्रीका में रहते हैं, और अफ्रीका की लार्जेस्ट नॉन नेटिव एथनिसिटी जो है वो यही लोग हैं। एक सेकंड, एक चीज़ हम बोलेंगे कि हम कल के आर्टिकल में यूनाइटेड किंगडम के बारे में ये चीज़ बोल गए हैं कि यूनाइटेड किंगडम में 16 लाख जो भारतीय प्रवासी रहते हैं, तो वो जो है लार्जेस्ट नेटिव एथनिसिटी है वहाँ के। तो ये बात जो है थोड़ा इम्प्रूव रिफॉर्म कर लीजिएगा। ये अफ्रीका के लिए है एक्चुअल में, कि अफ्रीका में जो 30 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, तो वो लार्जेस्ट नॉन नेटिव एथनिसिटी है अफ्रीका की। और इसके अलावा भारत जो है की जो छवि है अफ्रीका के देशों की दृष्टि में, तो वो छवि भी काफ़ी अच्छी है, चाहे वो बाइलेटरली हो यानी द्विपक्षीय रूप से हो, या फिर जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं उन मल्टीलेटरल फोरम्स के मंच पर हो।
तो ऐसे सिनेरियो में अभी भारत जब G20 का समिट होस्ट कर रहा है, तो भारत के लिए एक तरीके से ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी होगी अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंध को और बेहतर बनाने के, एक ऐतिहासिक अवसर के तौर पर इसको देखते हैं राइटर। और कहते हैं कि जो G20 पार्टनर्स हैं, लाइक माइंडेड G20 पार्टनर्स, जैसे उसमें तो कई सारे हैं ना, चाइना भी है G20 में, तो चाइना तो उपस्थित हो जाए मीटिंग में, यही बड़ी बात है। रशिया है जैसे, तो रशिया में अभी जो है, रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, तो पुतिन जो है उस G20 की मीटिंग में आ जाए तो बड़ी बात है। ऐसे अभी ब्रिक्स समिट भी उन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाया है, तो आईसीसी ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। तो वहाँ पर इस समय जो है विदेश मंत्री हैं रूस के सरगेई लावरोव, वो प्रतिनिधि के तौर पर ब्रिक्स समिट में शामिल हुए हैं। तो जो लाइक माइंडेड G20 पार्टनर्स हैं और जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मदद से एक तरीके से जो अफ्रीका के देश हैं, उन अफ्रीका के देशों की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर जो उनकी सिक्योरिटी काफ़ी लंबे से जो ख़राब चली आ रही है, मतलब कुल मिला के जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई स्थिति में है, उसके लिए सलूशन के लिए एक सेमी परमानेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करे। भारत के पास ये ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी है, ये कहना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उनको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। और जो इंडियन इनोवेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए जैम हो गया, जन धन आधार मोबाइल, ठीक है, जन धन आधार और मोबाइल, इसको जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, या फिर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हो गया, यूपीआई हो गया, और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया। तो इस तरीके की जो इनोवेशंस को लेकर के पहले हैं, उनको लेकर के भी हम अपने अनुभव, या फिर जो किस प्रकार से अफ्रीका के देश भी अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं, इसको लेकर के हम उनके साथ में प्रोग्राम वगैरह साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भारत ऐसा करता है, कुल मिला करके ऐसा करने की स्थिति के अलावा कहते हैं कि मोर पार्टिसिपेटिव और लेस एक्सप्लॉइटेटिव, जैसे देखा ना कि विदेश जो बड़ी महाशक्तियाँ वो शोषण कर रही हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन करती हैं शांति क्रिएट करने के नाम पे, और अपना जो है स्वार्थ साधने में लगी हुई हैं। तो अगर भारत किसी तरीके से उनके साथ सहभागिता को बढ़ाने वाले कदम उठाए और एक्सप्लॉइटेटिव कदम, मीन्स कुल मिला के उनका दोहन करने वाले काम जो है ज़्यादा ना करे। देखिए हल्का फुल्का तो कुछ ना कुछ, भाई कोई देश अगर जो है इंटरेस्ट लेगा तो कुछ ना कुछ तो लाभ उठाएगा, लेकिन एक तरफा लाभ उठाने की कोशिश ना करके भारत एक अल्टरनेटिव जो है वो उपस्थित कर सकता है अफ्रीका के देशों के सामने। और इससे जो इंडिया अफ्रीका का इकोसिस्टम है, दोनों देशों के संबंधों का जो तंत्र है, जो माहौल है, वो दोनों ही तरफ के देशों के लिए एक तरीके से जीतने की स्थिति में, मीन्स विन विन पैराडिम की तौर पर 21वीं सदी में उपस्थित हो सकता है। इस आर्टिकल को देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दिया है। तो इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेनेसा, मीन्स अफ्रीका में पुनर्जागरण की स्थिति को लाने के लिए भारत जो है G20 के मंच पर कदम उठा सकता है कुल मिलाकर के। इसके बाद चैलेंजेस एंड डिसरप्टर्स की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स में जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए थे वो पॉइंट्स हैं। फिर इरोडिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, किस तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो कम हो गया है। फिर उसके बाद जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जहाँ पर जो है ये अपना हक मांगते रहते हैं, वो ब्रिक्स है, G20 है, यूनाइटेड नेशंस हैं। फिर इसके बाद भारत के क्या संबंध है, इंडियाज़ रोबस्ट टाइज विद अफ्रीका। और इसके बाद में इंडिया के पास क्या ऐतिहासिक अवसर है और इस ऐतिहासिक अवसर का भारत जो है किस प्रकार से लाभ उठा सकता है। और इसके बाद में निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष में जो है 3 पॉइंट हैं, ये देख लीजिए आप। निष्कर्ष में 3 पॉइंट कि इंटरनेशनल स्टेज पर अफ्रीका की जो प्रेजेंस है वो ग्रो हो रही है, साथ ही साथ में जो कॉन्टिनेंट के प्रेसिंग चैलेंजेस हैं उनको डील किया जा सकता है। G20 समिट के द्वारा उनको डील करने के लिए एक चांस प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा भारत जो है एक पाइवोटल रोल जो है निभा सकता है, किसमें, प्रमोटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ए मोर इक्विटेबल 21st सेंचुरी पार्टनरशिप। इसके बाद हमारा जो है आज का दूसरा आर्टिकल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इन मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है राइटर ने। और इस आर्टिकल का ओवरऑल जो इनका मोटिव है कहने का,
ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में आप देखेंगे कि 3 स्तर हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और उस त्रिस्तरीय व्यवस्था में 3 तरीके के केयर सेंटर्स आपको दिखाई देंगे। तो पहले को बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, दूसरा जो है उसको कहते हैं सेकेंडरी लेवल पर जो है हेल्थ केयर सेंटर्स, और उसके बाद में टर्सरी केयर सेंटर्स आते हैं, टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो अब आप देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि छोटे, जहाँ पर छोटी मोटी इलाज किया जा सकता है, जैसे बुखार आ गया किसी को, या हाथ में दर्द है, पैर में दर्द, मीन्स ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं। अगर मामला थोड़ा गंभीर होता है तो फिर जो है सेकेंडरी टीयर जो है हेल्थ सिस्टम का, उसमें जाकर के ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद में फिर जो टर्सरी केयर में मामले आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के जो है आप अपना इलाज वगैरह करा सकते हैं। भारत के स्वास्थ्य तंत्र में राइटर जो है ये समस्या देखते हैं कि कहते हैं कि तीनों ही तंत्र जो हैं वो अपना काम ना तो ठीक से कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, तीनों में से किसी के पास जो है ठीक वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात कि लोगों के अंदर भी इस बात को लेकर के जागरूकता नहीं है कि उन्हें किस अवस्था में कहाँ जाना चाहिए। चौथी बात कि अगर मान लीजिए कि आदमी गलत जगह पहुंच भी जाता है तो फिर जो है इंडिया के हेल्थ सिस्टम में एक रेफरल सिस्टम नहीं है, मीन्स किसे कहाँ भेजा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से कोई कहीं पहुंच भी जाता है तो उसे ही बताना, भाई यहाँ इस चीज़ का नहीं, आप जो है वहाँ जाओ, वहाँ जाके इलाज कराओ। हालांकि देखिए बीमार आदमी के साथ ऐसा करना जो है एक नैतिक पक्ष ये भी उभरेगा कि अगर कोई आ जाता है तो उसके साथ एटलीस्ट आप ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि भाई एक बार दवाई दे दीजिए और उसके बाद में आप उसको बता दीजिए कि अगली बार जो है आप अपनी इस समस्या को लेकर के उस जगह पर जाइएगा दिखाने के लिए। हालांकि इसमें भी देखिए बहुत सारे आलोचना तो हर चीज़ की निकल ही आती है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत सुधार की करनी ही पड़ेगी, है ना। अब कुछ टाइम पहले एक्चुअल में गवर्नमेंट जो है प्रपोजल लेकर के आई थी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 2019 का जो पॉलिसी प्रपोजल है उसके अनुसार हर राज्य में जो है एम्स की स्थापना की जाएगी। तो एम्स की स्थापना जब हर राज्य में की जाती है तो कई ऐसे जगहों पर की जा रही है जहां पर जो है मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में बहुत समस्या आती है। दूसरी बात ये है कि एम्स जैसे हॉस्पिटल को, यानी एक तरीके से आप समझ रहे होंगे, एम्स, अगर आप कभी दिल्ली के एम्स गए हो तो वहाँ शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा, कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज ना होता हो। और इतने सारे बीमारियों के इलाज के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट हैं और कितने सारे डिपार्टमेंट में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और इसके बावजूद भी कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ टेस्ट वगैरह के लिए उन्हें जो है रेफ़र करना पड़ता है। कभी आईसीएमआर है वहीं पास में, आईसीएमआर की बिल्डिंग में जो है भेज देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो उन्नत शहर हैं, मींस भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर जाता है बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को लेकर के। तो ऐसे में जब दूर दराज के क्षेत्रों में आप एम्स को स्थापित करेंगे तो आप जो है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से अवेलेबल करा पाएंगे। दूसरी बात, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम वास्तव में क्या है कि जब किसी आदमी का इलाज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या सेकेंडरी टीयर की हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो फिर जो है टर्सरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आदमी पहुंचता है। और अगर उसे आप मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उसका ध्यान जो है, जो स्टूडेंट होंगे वहाँ पर, उनकी एजुकेशन को बेटर बनाने पे ज़्यादा होगा, उनको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कराने पे ज़्यादा होगा, ना कि जो उम्मीद लेकर के आया है कोई व्यक्ति। देखिए इतना बड़ा ज़िला होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब फिर एक हॉस्पिटल है, तो पूरे ज़िले में अगर मान लीजिए कि 3 लाख 5 लाख 7 लाख की भी आबादी रहती है तो 7 लाख लोग जो है उस एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर टर्सरी केयर फैसिलिटीज़ के लिए जो है डिपेंडेबल हैं। और ऐसे में उसका ध्यान अगर एजुकेशन, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप जैसी चीज़ों पे चला जाएगा तो फिर तो जो लोग हैं जो टर्सरी केयर के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं उनके ऊपर जो है कैसे ध्यान दे पाएगा। ऑथर कुल मिला के जो राइटर हैं वो सजेशन ये देते हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं या जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं उनको एक तो बेटर बनाइए,
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कम है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ठीक करिए हेल्थ केयर सिस्टम के हर लेवल पर, और साथ ही साथ में एक बेटर रेफरल सिस्टम क्रिएट करिए कि जिस तरह की बीमारी है तो उस तरह की बीमारी का इलाज कहाँ होना चाहिए, तो आदमी जो है प्रायोरिटी उस चीज़ को ज़्यादा दे। इसको जो है जन जागरूकता अभियान चला करके भी लोगों के बीच में जो है इस चीज़ को और ज़्यादा फैलाया जा सकता है। और उदाहरण भी देते हैं कि जैसे केरल है, तमिलनाडु है, तो केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य जो हैं उन्होंने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को एक बेटर रेफरल सिस्टम के कारण जो है जो बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हें भी हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के कदमों को उठाना चाहिए। अच्छा, एक इशू और जो है इन्होंने उठाया है कि जो BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या फिर मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो इस तरीके की जो डॉक्टरी की सीटें हैं वो सीटें भी खाली हैं, कोई दांत का डॉक्टर बनना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल की स्टार्टिंग में एक इंसिडेंट और बड़ा शानदार, मतलब शानदार क्या, दुखद है। तो वो दुखद इंसिडेंट ये है कि किसी एक व्यक्ति के पेट में ऑपरेशन के बाद जो है कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया और वो 1 साल तक इस चीज़ से सफ़र करते रहे। तो इसलिए, और साथ में जो BDS और MDS के फील्ड में जो वैकेंसीज़ खाली हैं, उन दोनों ये मतलब इन दोनों इश्यूज़ को लेकर के जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का उसको एग्ज़ामिन करने का प्रयास किया गया है इस आर्टिकल में। तो अब ये कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं इसीलिए होती हैं कि जिसका ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ उसका ध्यान ही नहीं है। एजुकेशन और ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ आदमी टर्सरी केयर के इलाज के लिए आ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं छूट ही जाना है पेट में। अब फिर दिक्कत तो होती ही है ना। इसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कोई छूटा तो नहीं है। चलिए लास्ट में आर्टिकल वो जो है पॉइंट वाइज मैनर में देख लीजिए आप। तो आर्टिकल ये चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला सामने आया, जो ग्रोइंग वैकेंसीज़, जो एम्प्टी वैकेंसीज़ हैं डेंटल कॉलेजेस में, ग्रोइंग वैकेंसीज़ इन डेंटल कॉलेजेस, इसकी वजह से जो है क्वेश्चन उठ करके आते हैं, रोल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल जो है लिखा गया है। कुल मिलाकर के जो रोल है मेडिकल कॉलेज का, तो एजुकेशन करना और एजुकेशन देना और केयर करना, प्राइमरी पर्पज़ एजुकेशन और ट्रेनिंग हो जाता है मेडिकल कॉलेज का, और सेकेंडरी पर्पज़ मेडिकल केयर होता है। ठीक है। जबकि जब मेडिकल कॉलेज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस समय केवल जो है केयर उसका प्राइमरी पर्पज़ होगा। तो जब सेकेंडरी पर्पज़ हो जाएगा मेडिकल केयर तो ये प्रॉब्लम जो है आएगी ही आएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के कुछ मिथ्स हैं। तो कहते हैं पहला मिथ तो ये है कि मेडिकल कॉलेज अगर बना दिया जाए तो सारी हेल्थ केयर नीड को जो है वो डील कर सकता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जा सकता है, और जो टर्सरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी चाहिए उसको वो ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करा सकता है, केयर को अपना प्राइमरी पर्पज़ रखते हुए। दूसरा मिथ जो है वो क्या है कि जो मोर मेडिकल कॉलेज क्यों बनाना चाह रहे हैं हर जगह, मेडिकल कॉलेज इसलिए बनाना चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इनरोल करें और डॉक्टर बने, और डॉक्टर जब बनेंगे जितने ज़्यादा, तो ज़्यादा डॉक्टर बनने से धीरे धीरे करके हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। देखिए इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि भारत में जो डॉक्टर का रेशियो है, जितनी जनसंख्या पे जितने डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए तो उतने डॉक्टर उपलब्ध है नहीं, तो इस वजह से डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना भी भारत का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें एक ज़रूरी पहल है। कुल मिलाकर के ये राइटर की अप्रोच है। तो इनका कहना ये है कि जो मोर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन्हें बनाना, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, ये हेल्थ इश्यूज़ का कोई जो है सॉल्यूशन नहीं है, इससे जो है कोई सारे सॉल्यूशन हो नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो है ये कहते हैं कि सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज़ जो हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और प्रायोरिटी देने के साथ में अगर टर्सरी केयर नीड्स की बात करते हैं, आंकड़े देते हैं, कहते हैं कि कुल मिलाकर के 1% पॉपुलेशन होती है जिसे जो है टर्सरी केयर चाहिए होती है एनुअली। तो 1% पॉपुलेशन को एनुअली टर्सरी केयर देने के लिए हमारे पास, इनका मानना ये है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और थोड़ा बहुत अगर सुधार करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। कुल मिला के गड़बड़ी इसलिए है कि कहीं का कहीं पहुंच रहा है कोई, जिसका काम हो सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर में वो पहुंच जाता है सेकेंडरी या टर्सरी में, जिसका काम सेकेंडरी में हो सकता है वो भी पहुंच जाता है टर्सरी में। कुल मिला के ये है कि सबसे पहले आदमी, जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए कुछ जो है कल्चर घरों में भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ये जागरूकता की चीज़ है
कि घर में जैसे ही कोई बीमार हुआ तो भाई प्रेम का स्तर कभी कभी इतना होता है ना, पारिवारिक संबंधों में, कि आदमी सोचता है कि अब इनको उनको क्या दिखाएंगे, सीधा चलो एम्स ही ले चलते हैं दिल्ली। तो एम्स दिल्ली आप लेके जाएंगे, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आप जो है अगर एक सीटी स्कैन कराने की भी डेट लेंगे तो 1.5 साल बाद की डेट दे देगा आपको। मीन्स ना तो उन्हें देते हुए पता नहीं कैसा महसूस करते होंगे वो, लेकिन ना उन्हें देते समय कुछ भी महसूस होता हो, लेने वाले को ज़रूर बहुत कुछ महसूस होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर रेफरल सिस्टम हो तो ये सारी समस्याएं देखने को ना मिलें। इसके अलावा जो वेल फंक्शनिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको लेकर भी कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड, तो उनको डील किए जाने की ज़रूरत है। जो लोअर लेवल फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है और बेटर बनाने की ज़रूरत है, रेफरल सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है ना। इसके बाद आप देखिए कि सरकार के स्तर पे क्या कर सकते हैं। तो सरकार के स्तर पे कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बना देंगे मेडिकल कॉलेज, एम्स हॉस्पिटल हर राज्य में खोलना है, या ऐसे ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं, तो ये जो है ये पॉपुलर इमेज क्रिएट करने के लिए सरकारें ऐसा करती हैं, ये राइटर का मानना है, ठीक है। तो पॉपुलर इमेज क्रिएट करने वाले कदम उठाने की जगह सरकारों को जो है पीपल सेंट्रिक पॉलिसी अपनानी चाहिए कि लोगों का ज़्यादा भला कैसे होगा। तो पॉपुलर इमेज के लिए क्या क्या है कि एल्योर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, या फिर जो नए मेडिकल कॉलेज हैं उनमें फिर नए मेडिकल कॉलेज बनते हैं, फिर उनमें चैलेंजेस भी होते हैं। भाई मरता तो आदमी है, सरकार थोड़ी मर रही है ना। तो कुल मिलाकर के सरकार को पीपल सेंट्रिक पॉलिसी अपनानी चाहिए बजाय पॉपुलर इमेज क्रिएट करने के। और साथ ही साथ में प्रयास ये करना चाहिए कि जो मिथ्स फैले हुए हैं कि सीधे एम्स ही इलाज कराने आप मत जाइए, है ना। आपको अपनी बीमारी के अनुपात में जो है जहाँ पहुँच के आपका संभव है इलाज, वहाँ जा कर के जो है आप इलाज करिए। इस बात के लिए सरकार को जो है इन मिथ्स को तोड़ने के लिए अभियान चला करके या प्रचार करके कुछ करना चाहिए। साथ ही साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स जो भी हैं सरकार के, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा मैनेजमेंट को बेटर करना चाहिए, उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास उसमें बढ़े। देखिए दोनों ही एंड से जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है कि केवल जो है आप मिथ्स शटर कर देंगे तो उससे भी लोग वहाँ जाने नहीं लगेंगे, क्योंकि डॉक्टरों को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, या फिर कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा मिसबिहेव देखने को मिल जाएगा आपको छोटी जगहों पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें मरीजों के साथ, या बड़े हॉस्पिटल्स में भी आपको मिसबिहेव देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे भरोसा उठ जाता है। अच्छा, बीमारी जैसी चीज़ों में एक समस्या आप और देखेंगे कि केवल इतना ही नहीं कि आपने किसी एक आदमी के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ तो वो सिर्फ अपने तक रख के चुप रहेगा। फिर भाई बीमारी तो ऐसी चीज़ है कि आसपास के पूरे मोहल्ले में अगर मान लीजिए कि कोई 1000 लोगों से मिलता जुलता है, जानता है, तो फिर वो सबको एक एक करके बताता है कि अरे वहाँ तो बिल्कुल मत जाना है, अरे वहाँ तो बिल्कुल मत जाना है। तो इसमें क्या है, इसमें और फिर बदनामी फैलती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी जो है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ओवरऑल कंक्लूड करें अगर इस चीज़ को, तो कंक्लूड करने का मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया सर्व ए डुअल पर्पज, मीन्स दोहरा काम करते हैं, एजुकेशन और पेशेंट केयर। While they are crucial for training medical professionals, they should not be seen as the panacea for healthcare access issues। कहने का मतलब इनका ये है कि आर्टिकल ये कहना चाहता है कि अगर मेडिकल कॉलेज है तो फिर उन्हें एजुकेशन और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन्हीं पर फोकस रखना चाहिए। उनसे फिर बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये जो है रामबाण हो जाएंगे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। Strengthening secondary level healthcare facilities can be a more effective and people-centric solution to improve the overall healthcare system in the country। ये कंक्लूजन निकल के आता है कि पीपल सेंट्रिक पॉलिसी अपनाइए, पीपल सेंट्रिक सोल्यूशन ढूंढिए, सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बेटर करिए। ठीक है, तो आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही था। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आता है, तो आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे एंड पर जो है अगर आपको लगता हो कि हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमारे डिस्कशन में कोई सुधार करें हम, तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको जो है किसी तरीके की मदद चाहिए है तो आप जो है nirmamsupat@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपनी बात को हमारे सामने रख सकते हैं। हमें जब भी समय मिलेगा तो यथासंभव जो भी समाधान हो सकता होगा वो करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।